एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म कीटो और इनॉल, और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल, दोनों में इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये कब? जब उस कंपाउंड को पानी में घोल के सोल्यूशन बनाएंगे तब, क्योंकि ये केमिकल फिनोमेना है, ये सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेगा, एक कीटो और दूसरा इनॉल। और कोई भी कंपाउंड टाटोमर शो करेगा कि नहीं, इसकी पहचान क्या, मेन चीज़ उसको पकड़ना था। हाँ, एक लाइन में जवाब दें तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, इससे तुम्हारे सारे टाटोमर खोज सकते हो। लेकिन जब कीटो इनॉल में खोजना है, कीटो इनॉल को लिए खोजना है, तो उसके लिए हमने कहा था विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, उसके अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप से लगा अल्फा कार्बन होना चाहिए, और वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उस अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जिस किसी कंपाउंड में ये कंडीशन रहेगी वो टाटोमर शो करेगा। अब एग्जाम्पल तो मोर देन 50, कितना एग्जाम्पल रटेगा आदमी, भूल जाएगा। कंडीशन को पकड़ो बस। अब इस कंडीशन को ध्यान में रख के टाटोमर खोजना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब वास्तव में जिस हाइड्रोजन को हमने पॉइंट आउट किया है ये एसिडिक है, सारी बात का निचोड़ मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इस बात को पकड़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मोर देन 100 हो जाएंगे, क्योंकि कीटो इनॉल के अलावा और भी तो टाटोमर होता है, नाइट्रो, एसी नाइट्रो, एमाइडो, इमाइडो, नाइट्रोसो, ऑक्सीमाइनो, कई एग्जाम्पल हैं टाटोमर के। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, जो हम बात तुम लोगों को सुना रहे थे इसका संबंध बायोमॉलिक्यूल के एक कंसेप्ट के साथ है। क्वेश्चन आता है बायोमॉलिक्यूल्स में कि जो एल्डो शुगर होगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो टॉलेंट टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा। ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट जो है ना, ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, ये तुम लोगों को बताया जाएगा आगे चल के। टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर, ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर। ग्लूकोज का देखो स्ट्रक्चर ये होता है, मतलब हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसका संबंध किसी दूसरे चैप्टर के साथ है तो उसको हम एक ही साथ कवर कर लेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे बायोमॉलिक्यूल आएगा तो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने एक तीर चलाया है, उससे दो निशाना सज रहा है तो दोनों पे निशाना मारेंगे हम। बात समझ में आया? और जब बायोमॉलिक्यूल में जो बच जाएगा उसको अलग से कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। इस तरह से होता है, इसलिए मेरा कोई चैप्टर फिक्स नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाएंगे जहाँ संबंध मिलेगा उसको खींच के लाएंगे यहाँ पर और एक साथ जोड़ देंगे उसके साथ, ताकि कंसेप्ट क्लियर होता जाए, तुम्हारे क्वेश्चन लगते जाए साथ साथ, ताकि एग्जाम्पल वैरायटी दिखती जाए और पिछला कंसेप्ट जो सुना वो और पक्का हो जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? तो देखो ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर, ये है ग्लूकोज, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखो ये है ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर। और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो टॉलेंट टेस्ट देता है। तो उस नियम के अनुसार चूंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है इसको टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट देना चाहिए और देता भी है। जबकि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर, हाँ ये है फ्रुक्टोज, ये कीटो शुगर है। और इसको टॉलेंट टेस्ट नहीं देना चाहिए, इस फ्रुक्टोज को टॉलेंट टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। लेकिन फ्रुक्टोज का एक्वा सॉल्यूशन जब बनाते हैं बेसिक मीडियम में तो वो टॉलेंट टेस्ट दे देता है, जबकि देना नहीं चाहिए लेकिन देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि ये फ्रुक्टोज जब बेसिक मीडियम में तुम डालोगे, इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो यही फ्रुक्टोज ग्लूकोज में बदल जाएगा, और जहाँ ये ग्लूकोज में बदला एल्डो शुगर में कन्वर्ट हुआ, ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सब देना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि फ्रुक्टोज का जो एक्वा सॉल्यूशन बनाए थे बेसिक मीडियम में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे हुआ? जब आप टाटोमराइजेशन, वही टाटोमराइजेशन जिसको हम तुम लोग को डिस्कस कर रहे थे। अब ये तुम देखना चाहोगे कि बेसिक मीडियम में फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कैसे बदला, कैसे कन्वर्जन हुआ, यह आइसोमराइजेशन कैसे हुआ, इसको जरा देख लोगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी।
कि फ्रुक्टोज भी टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, वेनेडिक्ट टेस्ट देगा, जबकि फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर। और ये टेस्ट तो एल्डिहाइड का है, टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट तो एल्डिहाइड का है, और फ्रुक्टोज कीटो ग्रुप होते हुए भी टॉलरेंट टेस्ट क्यों दे रहा है? देखो ध्यान से, ये है ग्लूकोज और ये क्या है? फ्रुक्टोज। और देखो ऐसा, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, तीनों की एक ही बात है। तुम किसी को भी, इन तीनों में से किसी को भी तुमने पानी में घोल के सोल्यूशन बनाया, अब बेसिक मीडियम डाल के NaOH डाल के छोड़ दो, कुछ समय के बाद उस सोल्यूशन में तीनों आ जाएंगे, तीनों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज तीनों आ जाएंगे एक साथ, ड्यू टू आइसोमराइजेशन, ड्यू टू टाटोमराइजेशन। तो कैसे कन्वर्जन होगा, इस पर जरा विचार किया जाए कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कैसे बदल गया। पहले इसको 2 लाइन नोट कर लो जरा, फिर हमको लिखवाने वाला काम खत्म हो जाए। लिखो, डी ग्लूकोज एल्डो शुगर, डी ग्लूकोज एल्डो शुगर gave tolerant test, failing test. D-glucose is the aldo sugar. Gave tolerant test, failing test. Benedict test. Gave tolerant test, failing test, Benedict test. ये सारे टेस्ट आगे बता देंगे, ये सब टॉलरेंट, फेलिंग क्या है, सब ऑब्जर्वेशन सब बताएंगे बाद में। गिव टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। बट फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर, फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर, फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर। कैन आल्सो शो tolerant test, failing test, Benedict test. Fructose is the keto sugar, can also show tolerance, failing, Benedict. क्यों? Because ऐसा क्यों? जबकि कीटो शुगर है फिर भी दे रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों? Because fructose in aqua solution, fructose in aqua solution in presence of base, in presence of base isomerize, fructose in aqua solution in presence of base isomerize to glucose and mannose. Fructose in aqua solution in presence of base isomerize to glucose and mannose. Glucose and mannose मतलब फ्रुक्टोज तो ग्लूकोज में बदलेगा, मैनोज में बदल जाएगा। Fructose isomerized to glucose and mannose. मैनोज ये है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और एक तीसरा आइसोमर है इसका मैनोज। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि मैनोज का स्ट्रक्चर क्या है, फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रेबिनोज, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स है ना, तो इन सबका स्ट्रक्चर आगे बता देंगे ना बायोमॉलिक्यूल्स में, जिसका डिटेल बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा। बस अभी इतना तुम जानो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज किसी एक को भी तुमने पानी में घोल के सोल्यूशन बनाया और उसमें बेस डाल के छोड़ दो, कुछ समय बाद उस सोल्यूशन में तीनों के तीनों आ जाएंगे। चाहे ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाओ, चाहे फ्रुक्टोज का बनाओ, चाहे मैनोज का बनाओ, उस सोल्यूशन में तुमको मिलेंगे तीनों। ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन, ये कैसे हुआ कन्वर्जन, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, इसको जरा देखा जाए। हाँ सामने देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, पाई बॉन्ड है, अल्फा कार्बन दिख रहा है, sp3 है, इससे लगा ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक।
और इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये कंपाउंड टाटोमराइज होगा। और इसमें तुमने बेस तो डाला ही है, बेसिक मीडियम डालोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जल्दी होगा। हाँ, होगा क्या, देखो सामने सबसे पहले जो बेस कैटलिस्ट होगा वो इस अल्फा हाइड्रोजन को जो कि एसिडिक है उसको बाहर कर देगा। चलो H+ बाहर आया, देखो ध्यान से कैसे चेंज हो रहा है। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज बदलेगा फ्रुक्टोज में और फ्रुक्टोज बदल जाएगा ग्लूकोज में, इंटरचेंज हो जाएगा अपने आप सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले बेस ने इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाला जो कि एसिडिक है, और जब ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूरा कार्बन का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में है तो निश्चित डीलोकलाइज होगा, चार्ज मूव करेगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। चूँकि बॉन्ड पोलर है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से, ये उठ के इधर गया तो पाई उठ करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, यहाँ आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और जहाँ ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन है ही है, कोई हवा में तो हो नहीं रहा है कि उड़ के जाएगा, सोल्यूशन में तैरते हुए पहुंच जाएगा, जिसको जहाँ जरूरत होगी वहाँ पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बना दिया, ध्यान से देखो क्या बना, COH डबल बॉन्ड H, और एक OH है यहाँ पर, एक OH अभी बचा है, ये वाला OH देखो, बाकी जैसे नीचे सब वैसे ही रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हुआ, बाहर आया, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बना जो कि कंजुगेशन में इस पाई के साथ इधर की ओर मूव कर गया, पाई उठ के ऑक्सीजन पे चला गया, उस नेगेटिव चार्ज साथ H+ आयन जाके जुड़ गया और बन गया ये है इनेडायोल। इसका नाम क्या है, इन डाई ऑल, इसका नाम है इनेडाईऑल, ये बन गया। जरा ध्यान से देखो, इनेडायोल। और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था तो उसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं, इनोलेट आयन। जब ये नेगेटिव उठ के झड़ गया था तो पाई उठ करके यहाँ आया था, देखो ऐसे बना था ना, इसको हम लोग कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। पहले इनोलेट आयन बना, फिर उसके बाद बन गया यही H+ जाके इसके साथ जुड़ गया तो बन गया इनेडायोल, ये बन गया। बोलो यहाँ तक बात पहले सबको समझ में आई कि नहीं, कैसे इनोलेट आयन बना, कैसे इनेडायोल बन गया। अब इसी इनेडायोल से वापस ग्लूकोज भी आ जाएगा, फ्रुक्टोज भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, इसी इनेडायोल के थ्रू वापस ये ग्लूकोज में भी जाएगा और फ्रुक्टोज में भी जाएगा, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। एक तीसरा फॉर्म और भी मैनोज, पहले हम फ्रुक्टोज को समझ लें क्योंकि फ्रुक्टोज ही मेन है कि कीटो शुगर होते हुए भी टॉलरेंट टेस्ट क्यों दे रहा है, तो मेन तो ये है फ्रुक्टोज। सामने देखो, अब इसी इनेडायोल से वापस हमको ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखो ध्यान से, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ध्यान से देखो, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक है। हम कैसे माने एसिडिक है, जब आप H+ आयन निकलने के बाद, जरा ध्यान से देखो, जैसे H+ निकलेगा ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पाई के साथ कंजुगेशन में है, और जहाँ चार्ज कंजुगेशन में आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, और जहाँ कंजुगेट बेस स्टेबल तो हाइड्रोजन विल बी एसिडिक। द कंजुगेट बेस स्टेबल, कैसे, चार्ज कंजुगेशन में आएगा, फैल जाएगा, और चार्ज फैलता जाएगा, चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कंजुगेट बेस स्टेबल तो हाइड्रोजन विल बी एसिडिक। तो देखो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक है। मान लो ये H+ आयन बाहर आया, ये सिग्मा बॉन्ड उठ के इधर जाएगा, पाई उठ करके यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये H+ जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बन गया, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन एसिडिक था, H+ आयन के रूप में बाहर आया, नेगेटिव चार्ज आया,
जो कि इस पाई के साथ कंजुगेशन में है। ये चार्ज मूव करके इधर शिफ्ट किया, पाई उठ के कार्बन पे चला गया, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन नेगेटिव चार्ज से जाके H+ आयन जाके जुड़ गया और बन गया ये स्ट्रक्चर। और यहाँ आ गया कीटो ग्रुप, मतलब ये कंपाउंड बदल गया फ्रुक्टोज में। देखा कैसे फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज। अच्छा, वापस ग्लूकोज में कैसे आएगा? वापस ग्लूकोज में, ये वापस ग्लूकोज में भी आएगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? ये हाइड्रोजन देखो पहले ऐसे था, ध्यान से देखो, पहले यहां तक समझ में आया था कि नहीं? ये भी नहीं समझ में आया, यहां तक आया। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिड ग्रुप में बाहर आ सकता है, ये भी आ सकता है। यदि ये H+ बाहर आया तो कीटोन बन जाएगा, फ्रुक्टोज बन जाएगा, और ये बाहर आया तो वापस ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब उस सॉल्यूशन में फ्रुक्टोज भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा, दोनों रहेंगे। कैसे रहेंगे? मान लो ये H+ बाहर आता है यहां से, तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा जो पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी को। जैसे ही नेगेटिव उठ के यहाँ आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 होनी चाहिए 4 मेंटेन करने के लिए कार्बन ने इस पाई को फ्री कर दिया और ये पाई चला गया कार्बन पर, यहाँ आया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और यही H+ जाके इस नेगेटिव चार्ज से जाके जुड़ गया। तो यानी कि यहाँ CH2OH, CH2OH, और ठीक बगल में CO, ठीक बगल में CO, बस फ्रुक्टोज बन गया। इन्हें डायोल के थ्रू ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज में, और फिर यही वापस ग्लूकोज में भी आ जाएगा। कैसे? कैसे देखो सामने, मान लो ये हाइड्रोजन बाहर आ गया क्योंकि ये भी एसिडिक है। यदि यहां से H+ बाहर आएगा तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। ये उठ के इधर गया, ये पाई उठ करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये H+ आयन जाके इस नेगेटिव चार्ज से जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा वापस ग्लूकोज, वापस ग्लूकोज में आ जाएगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया CO ग्रुप, और ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया, एक OH पहले का था HOH, ये वापस ग्लूकोज में आ गया। तो इसी इनेडायोल के थ्रू ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रुक्टोज भी बनेगा, मतलब सॉल्यूशन में ग्लूकोज भी रहेगा, फ्रुक्टोज भी रहेगा, मैनोज भी रहेगा, तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, किसी एक का भी तुमने सॉल्यूशन बनाया, अब बना के उसमें NaOH डाल के छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद उस सॉल्यूशन में तीनों के तीनों आ जाएंगे, ड्यू टू आइसोमराइजेशन, ड्यू टू टाटोमराइजेशन थ्रू इनेडायोल। और जहां फ्रुक्टोज से तुमने ग्लूकोज पा लिया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, अब ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सारे टेस्ट देना शुरू कर दिया, जबकि तुमने स्टार्ट फ्रुक्टोज से किया था। मान लो फ्रुक्टोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप था ही नहीं, देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो दे रहा है क्योंकि वो फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। नोट करो, therefore aqueous solution of glucose, fructose or mannose. Therefore aqueous solution of glucose or fructose or mannose, कोई एक भी aqueous solution of either glucose or fructose or mannose in basic medium is tautomerized through enediol, tautomerized through enediol by enolate ion, enediol through enolate ion to equilibrium mixture of all the three, to the equilibrium mixture of all the three.
is tautomerized to enediol by enolate ion into the equilibrium mixture of all the three. उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तीनों आएंगे, all the three. कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज. बोलो ये बात समझ में आ गई? अब मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज को डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश, तो क्या हम टॉलेंट टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? जवाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉलेंट टेस्ट ग्लूकोज भी देगा, फ्रुक्टोज भी देगा, फैलिंग टेस्ट भी ग्लूकोज भी देगा, फ्रुक्टोज भी देगा, दोनों देंगे. तो हम टॉलेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट के आधार पर हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज को अलग कर ही नहीं सकते. यदि अलग करना है तो एक रास्ता है, वह ब्रोमीन वाटर, उससे तुम अलग कर सकते हो. ब्रोमीन वाटर का मीडियम एसिडिक होता है और ये प्रोसेस बेसिक मीडियम में होता है, जबकि ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन एसिडिक होता है. इस वजह से तुम अलग कर सकते हो. यदि तुमको अलग करना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, मान लो क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोज फ्रुक्टोज डिस्टिंग्विश बाई, ऑप्शन है टॉलेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्रोमीन वाटर. आंसर होगा ब्रोमीन वाटर. इससे तुम अलग कर सकते हो, लेकिन टॉलेंट, फैलिंग, बेनेडिक्ट से तुम ग्लूकोज फ्रुक्टोज को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों देंगे. और क्यों देंगे? ये जवाब नोट को. देयरफॉर ग्लूकोज फ्रुक्टोज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाई. Therefore, glucose and fructose cannot be distinguished by. Glucose and fructose cannot be distinguished by Tollens test, Fehling test, Benedict test. Glucose and fructose cannot be distinguished by Tollens test, Fehling test, Benedict test, but distinguished by bromine water. Bromine water. तो बात समझ में आ गई? तो इस टाटोमरिज्म का एप्लीकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स में, और कहाँ क्वेश्चन आ सकता है ये हमने बता दिया. हाँ, मिटा दें. तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में इंटरचेंज कैसे होगा? अब क्वेश्चन मन में आएगा, आपने ग्लूकोज से स्टार्ट किया, फ्रुक्टोज से स्टार्ट करिए. हाँ, फ्रुक्टोज से भी हो जाएगा. फ्रुक्टोज में देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन दिख रहा है. बोलो, ये एसिडिक हुआ. अच्छा, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, यहाँ पे भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है. बोलो, है कि नहीं? तो जब जहाँ दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो मान लो ये H+ बाहर आया, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये उठ के इधर चला जाएगा, फिर पाई उठ करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर H+ जाके इसके साथ जुड़ जाएगा. बोलो, बन जाएगा कि नहीं? बोलो, फिर इनेडायोल बना कि नहीं? बोलो, बना कि नहीं इनेडायोल? जो काम तुम इधर से किए हो इधर से भी तो कर सकते थे. फिर इनेडायोल जब बन गया, उसके बाद तुम जिधर चले जाओ, चाहे ग्लूकोज की तरफ, चाहे फ्रुक्टोज की तरफ. तो इसके इनेडायोल के थ्रू ही कन्वर्जन होगा. हाँ, टाटोमरिज्म हो गया, और स्ट्रक्चर आइसोमर में भी एक बच गया, चेन और रिंग चेन आइसोमर बचा हुआ. अभी ध्यान दिया है ना? रिंग चेन आइसोमर. मतलब फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट होगा. क्या डिफरेंट होगा? एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन. और याद करो, हमने तुम लोगों ने जब ड्यू पढ़ाया था तभी बोला था कि एक पाई एक साइकिल के बराबर होता है. 1 पाई इक्वल टू 1 साइकिल. अब जैसे मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, हमने यहाँ पर एक पाई दिखाया, पाई डबल बॉन्ड. अब ये पाई इस कार्बन कार्बन के बीच में है. इस पाई को हम यहाँ से हटा के टर्मिनल कार्बन के बीच में लगा दें. इस पाई को, जो कि इन 2 कार्बन के बीच में, यहाँ से हटा के हम टर्मिनल कार्बन के बीच में लगा दें, तो बताओ एक साइकिल बनती है कि नहीं? तो दिस एक पाई इक्वल टू साइकिल. कैसे? अब बताओ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो निश्चित यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा.
और यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा। कितने हाइड्रोजन लग गए देखो, 1 2 3 4 5 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6 बना। अच्छा, अब इसी C3H6 का ये भी बन जाएगा। कैसे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड तो बन ही चुका, बाकी 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा। अब चेक कर लो, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6। तो बताओ इसी फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। तो दिस इज द रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर में फर्क क्या है, कार्बन का लिंकेज का मोड डिफरेंट है, जो कार्बन का जो लिंकेज है उसका मोड डिफरेंट है। तो कार्बन को डिफरेंट मोड में जब जोड़ा जाएगा, लिंकेज किया जाएगा, तो कभी ओपन चेन तो कभी बन जाएगा क्लोज चेन। इस तरह से आइसोमर को कहेंगे रिंग चेन आइसोमर। फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड इज डिफरेंट। दिस इज रिंग चेन। नोट करो, द रिंग चेन आइसोमर ड्यू टू डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन। रिंग चेन आइसोमर ड्यू टू डिफरेंस in the mode of linkage of carbon. Ring chain isomer due to difference in the mode of linkage of carbon. Due to difference in the mode of linkage of carbon to form open chain and closed chain structure. Due to difference in the mode of linkage of carbon to form open chain and closed chain structure. Open chain and closed chain structure. अच्छा, ये आइसोमर किस तरह के मॉलिक्यूल शो करेंगे? पहले मेरे सामने जब कोई फार्मूला आ जाए तो हम पहले पहचाने कि रिंग चेन शो करेगा कि नहीं। ठीक है, रिंग चेन तो दिख तो रहा है सामने, लेकिन मेरे सामने कोई नया कंपाउंड आ जाए, कोई फार्मूला रख दे, पूछे कि रिंग चेन शो करेगा कि नहीं, हम पहले कैसे जाने? जवाब, वो कंपाउंड अनसैचुरेट होगा। बताइए फार्मूला एल्कीन का है कि नहीं? देखो, दिस फार्मूला एल्कीन का CnH2n, बोलो है कि नहीं? तो जिस मॉलिक्यूल का फार्मूला एल्कीन का होगा, मतलब जहां पाई बॉन्ड होगा वही रिंग चेन मिलेगा। यदि कंपाउंड सैचुरेट रहता, पाई बॉन्ड रहेगा ही नहीं, तो वो रिंग चेन शो करेगा ही नहीं। तो रिंग चेन शो करने के लिए मॉलिक्यूल शुड बी अनसैचुरेट, या तो एल्कीन हो या तो एल्काइन हो। लेकिन एल्केन का कोई भी कंपाउंड इस तरह का आइसोमर शो नहीं कर सकता। नोट करो, दिस आइसोमर शोन बाई अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। This isomer shown by unsaturated hydrocarbon. This isomer is shown by unsaturated hydrocarbon. हाँ, बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम दे के चेक कर ले। कोई फार्मूला मेरे सामने रख दे और पूछे उसके रिंग चेन बनाओ, तो जितना रिंग चेन बन सकती गिन के बता दो। टोटल जितना रिंग बने, जितना चेन बने, टोटल गिन के बताओ कि टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। दे चेक करें, नोट करो, हाउ मैनी रिंग चेन आइसोमर, हाउ मैनी रिंग चेन आइसोमर ऑफ C4H8। C4H8 के रिंग चेन बनाओ। टोटल रिंग चेन जितनी बन सके, कितना और बनाओ, 5 बनेगा, 5 बनेगा।
कितने लोगों का बना? 5। हाँ, जिसका नहीं बना वो देखो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाता है। कितने कार्बन मेरे पास है? 4 ना। तो 4 कार्बन के पहले चेन बना लो, क्योंकि हमको क्लास में चेन सिखाया गया पहले, तो हम शुरुआत भी चेन ही से करेंगे। 4 कार्बन की 2 चेन बन सकती है, बस इसके बाद बनेगी नहीं। चलो बन गया। उसके बाद बताएगा पोजीशन आइसोमर बनाओ। ठीक है, तो पोजीशन में करना क्या है जी? कि फार्मूला एल्कीन का है, मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो बस क्या करो, हर कार्बन कार्बन के बीच एक पाई लगाते जाओ, IUPAC नाम देते जाओ, तुम्हारे आइसोमर बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो एक पाई यहाँ लगाया, क्या बन गया? ब्यूट 1 इन। फिर इसको घिसका के यहाँ ला दें, ब्यूट 2 इन, और फिर घिसका के यहाँ लाओगे तो रिपीट हो जाएगा, नाम रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो काम इस रिंग में किया हुआ इस चेन में किया, इसमें भी करेंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, हाँ, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अच्छा, इस पाई बॉन्ड को घिसका के इधर ला दे तो वही नाम आएगा, इधर लगा दें तो वही नाम आएगा। तो मतलब हमने एक पाई हर जगह लगाया, दोनों चेन में लगाया, टोटल 3 कंपाउंड हमने पाया। दिस इज द चेन, ओपन चेन। अब रिंग बनाएंगे। अच्छा, रिंग बनाने के लिए मिनिमम तुमको 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन से कम की रिंग नहीं बनती। यहाँ तुम्हारे पास 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन की भी रिंग बन सकती है और 4 की भी रिंग बन सकती है। तो पहले 3 कार्बन की रिंग बना लो और एक कार्बन एक्स्ट्रा दिखा दो, बन गया। और जहाँ तुमने एक रिंग बनाया, एक पाई गया, फिर कहोगे हम कैसे माने? लगा के देख लो हाइड्रोजन, यहाँ लगेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 3। चेक कर लो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन, ठीक तो है। अच्छा, 4 कार्बन की भी एक रिंग बन सकती है, 4 कार्बन की बन सकती है। जहाँ एक रिंग बनाया, एक पाई गया, क्योंकि एक पाई एक रिंग के बराबर है, इसको दिमाग में बिठा लो। एक पाई एक साइकिल के बराबर है, 2 पाई 2 साइकिल, 3 पाई 3 साइकिल, जितने पाई उतने साइकिल बनेंगे। इसलिए हमने कहा, जब DU पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि एक पाई एक साइकिल के बराबर है। हाँ, बाकी यहाँ 2 2 हाइड्रोजन लगते जाएंगे सभी पर। देख लो, सही है ना? 2 2 4 2 6 2 8, 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन। तो देखो 3 चेन और 2 रिंग मिला के, टोटल रिंग चेन मिला के कितने हो गए? 5। बोलो बोलो। हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ, पोजीशन आइसो, आखिर हमको रिंग चेन बनाना ना, चेन भी बना, जितनी चेन बन सके। तब तो देखा तो रिंग चेन 2 ही हुए, तब तो फिर एक चेन एक रिंग, तो जितनी चेन बन सके, जितनी रिंग बन सके, टोटल रिंग चेन गिन के बताना था 5। चलो समझ में आया ना? अच्छा, फिर ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन लगाओ अपने से। देखो, C4H6, C4H6 कितने रिंग चेन बनेंगे? और पाँच, टोटल 9 बनेंगे। हाँ, टोटल 9 होना चाहिए।
हाँ, तरीका क्या है, कैसे बनाया जाए? तरीका वही है जो बताए थे हम। पहले चेन बनाओ। तुम्हारे पास टोटल है कितने? 4 कार्बन। 4 कार्बन की पहले चेन बना लो। एक दो ही चेन बन सकती है। चलो बन गया। अब ये जरा फार्मूला ध्यान से देखो। ये फार्मूला एल्काइन का है, CnH2n-2। और जब ये फार्मूला एल्काइन का है, इसका मतलब इसमें 2 पाई है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 पाई को ध्यान में रख के बनाएंगे, तभी स्ट्रक्चर बनेगा। तो 2 पाई का यूज़ करना है। या तो 2 पाई, या तो 2 रिंग, या 1 पाई 1 रिंग। या तो 2 पाई, या तो 2 रिंग, या 1 पाई 1 रिंग। इसको ध्यान में रख के तुम जो स्ट्रक्चर बनाओगे बनता जाएगा। वैलेंसी को ध्यान में रखना। वैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन 4 ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। चलो हाँ, 2 पाई, तो हमने 2 पाई यहाँ लगाया। चलो एक स्ट्रक्चर बन गया, एक बन गया ब्यूट 1 आइन। अच्छा, इसको घिसका के यहाँ ला दो बीच में, ब्यूट 2 आइन। अच्छा, फिर घिसका के इधर लाएंगे तो वही नाम रिपीट हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों पाई को हमने एक साथ इस्तेमाल कर दिया। हम अलग अलग कर दें, दोनों को अलग कर दें। क्यूमुलेट, 1 पाई इधर 1 पाई इधर, चलेगा? क्यूमुलेट। अच्छा, इस पाई को हम कंजुगेट कर दें, एक छोड़ के अल्टरनेट। हाँ, ये भी पॉसिबल है। देखो बनता जा रहा है। हाँ, और पाई अब नहीं बन सकता। अच्छा, जो काम यहाँ की वो यहाँ करें। 2 पाई लगाना था, 2 पाई लगा दिया, बन गया। अच्छा, 5 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5, जो कि 5 वैलेंसी संभव नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा के इधर लगा देते हैं। अब भी 5 हो गया। हाँ, अभी 1 2 3 4 5 संभव। अच्छा, उठा के इधर लगाए तब भी नहीं लग सकता है कि नहीं? अच्छा, तो एक साथ लगाएंगे तब भी नहीं, अलग लगाएंगे तब भी नहीं। मतलब इसमें 2 पाई लगने का कोई रास्ता, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, नहीं लग रहा, छोड़ो। कार्बन की तो वैलेंसी 4 है ना, अपनी वैलेंसी के अनुसार ना बॉन्ड बनेगा, छोड़ो। चलो आगे बढ़े, रिंग बनाया जाए, रिंग। हाँ, मेरे पास 4 कार्बन है और रिंग बन सकती है 3 कार्बन की और 1 कार्बन एक्स्ट्रा। और जहाँ तुमने एक रिंग बनाया, 1 पाई गवाया, जबकि तुम्हारे पास है 2 पाई, मतलब अभी 1 पाई और है। उस 1 पाई को तुम यहाँ लगा दो, एक पॉसिबिलिटी लग सकता है। अच्छा, इसी पाई बॉन्ड को तुम यहाँ लगा दो, लग सकता है। अच्छा, इसी पाई बॉन्ड को यहाँ लगाओगे, वही नाम आ जाएगा। अच्छा, छोड़ो, यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा दो। चलो, एक नया नाम आएगा। हम लोग ने IUPAC एलिसाइक्लिक का पढ़ा है ना, नेमिंग करके देख लो, सबके नाम अलग अलग आएंगे। तो देखो, 1 पाई 1 रिंग, मतलब 2 पाई हो गया, टोटल 4 कार्बन हो गए, स्ट्रक्चर बन रहा है। और जिसको शंका है हाइड्रोजन लगा के चेक कर ले। हाइड्रोजन की संख्या जितनी लगेगी उतनी दिखेगी, जितना लगेगा उतना दिखेगा। चलो आगे। अब 4 कार्बन की भी तो रिंग बन सकती है। चलो 4 कार्बन की रिंग बना दो। और एक रिंग बनाया, 1 पाई गवाया, अभी 1 पाई और है, वो यहाँ दिखा दो। नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा, इस पाई बॉन्ड को घिसका के इधर कर दे तो, इधर कर दे तो वही नाम आएगा। और नाम रिपीट है तो छोड़ दो, नया हो तो गिनो, रिपीटेड है तो छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि हमको पता है 1 पाई 1 साइकिल के बराबर है, 2 पाई, तो हम 4 कार्बन से 2 साइकिल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 4 कार्बन की 1 साइकिल बनाया और उसको 20 से काट दिया, बताओ 2 रिंग हो गई, 2 रिंग हो गई। शंका है तो हाइड्रोजन लगा के देख लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 इधर, 1 इधर, गिनो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन। ठीक तो है? देखिए बन रहा है कि नहीं? हाँ, गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर। कोई हाइड्रोकार्बन A है,
कोई हाइड्रोकार्बन ए है जिसका फार्मूला C4H6 है और वो हाइड्रोकार्बन सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताओ कंपाउंड क्या है? ऑप्शन A B C D E F G H I सब ऑप्शन भरा हुआ है। जब सोचो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है? बता। सोडियम पता है मेटल है। अब मेटल क्या होता है? बेस। अब बेस के साथ रिएक्ट करता है एसिड, तो मतलब उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए और एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। याद करो हमने एक दिन कहा था ये कार्बन sp है, इसका s करेक्टर 50% और जिसका s करेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और यहाँ से H+ आयन बाहर आ जाएगा। लेकिन कोई बेस डालोगे तो H+ आयन आएगा। सोडियम का डाल दो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिल्वर एसिटाइट डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो सिल्वर एसिटाइट का वाइट प्रेसपेट आ जाएगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाल दो, क्यूप्रस एसिटाइट का रेड प्रेसपेट आएगा। सब बताए हैं। पीरियाडिक प्रॉपर्टी में हमने इसका टेस्ट बताया था, याद है? मतलब उस टेस्ट के आधार पर तुम पहचान सकते हो हाइड्रोकार्बन कौन है। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि कोई हाइड्रोकार्बन ए है जिसका फार्मूला C4H6 है जो कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा है, अब ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज नहीं कर रहा है। ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज नहीं कर रहा है। बताइए वो हाइड्रोकार्बन ए क्या है? ऑप्शन A B C D लाइन से भरा हुआ है सब। जब ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर रहा है मतलब उसमें पाई बॉन्ड नहीं है और सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा है, इसका मतलब एस्टिलीन भी नहीं है, तो निश्चित वो कंपाउंड सैचुरेट होगा। वो है ये। अच्छा मान लो आता कहता है कि वो कंपाउंड सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं दे रहा लेकिन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है। ये भी हो सकता है, 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 ये है ना, ये हाँ, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन मना किया है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। वो कहने का मतलब एग्जामिनर कुछ टेस्ट बता देगा, 2-4 ठो टेस्ट दे करके आइसोमर की पहचान कराएगा। वो कौन है? आइसोमर तो बहुत सारे बन रहे हैं, उसमें से पर्टिकुलर आइसोमर कौन है वो पूछ लेगा तुमसे। इसके लिए तुमको कुछ टेस्ट याद होने चाहिए। जहाँ तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट याद है ना तो तुम पर्टिकुलर आइसोमर की पहचान भी कर लोगे कि वो आइसोमर कौन है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, अभी लास्ट ईयर पेपर में आया है कि कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया, नोट लगाओ जरा, तो लगाओ, क्वेश्चन देते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन देखो कोई हाइड्रोकार्बन C5H10O हाइड्रोकार्बन C5H10O react with DNP। हाँ DNP टेस्ट बताया था, कहाँ बताया था? कीटोन का, याद है? हाँ लोगों, रिएक्ट विथ DNP, रिएक्ट विथ DNP। तुम लोगों को कीटो इनॉल का जब प्रूफ बता रहे थे ना, कीटो इनॉल का प्रूफ क्या है, तो उस हमने DNP का नाम हमें लिया था कि जिस मालिक्यूल में कीटोनिक ग्रुप होगा वो DNP टेस्ट देगा। हाँ, रिएक्ट विथ DNP बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट को ही सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, but does not give silver mirror test and also does not give iodoform test। and also does not give iodoform test। What is the structure of compound X? What is the structure of compound X?
ऑप्शन 4 तो दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक्स को पहचानो। क्वेश्चन इस तरह से आएगा। हाँ हाँ हाँ, डीएनपी टेस्ट किसका है? कीटोन का, मतलब उसमें कीटोनिक ग्रुप है। अच्छा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट किसका होता है पता है? जिस किसी मालिक्यूल में CH3CO रहेगा, CH3CO के साथ H हो, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, जिस किसी मालिक्यूल में CH3CO रहेगा वो आइडोफॉर्म का येलो क्रिस्टल देगा। लेकिन कह रहा है ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें CH3CO भी नहीं है। और ये फार्मूला ज़रा ध्यान से देखो, ये फार्मूला एल्कीन का है, इसमें एक ऑक्सीजन है। जब फार्मूला एल्कीन का हो, एक ऑक्सीजन का है, तो उसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो वो कीटोन बनाना जिसमें CH3CO नहीं होना चाहिए। टोटल 5 कार्बन है। यदि हम यहाँ पर CO लगा देते हैं ना, तो बताओ CH3CO आ जाएगा ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन ये करा नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा दो। अब बताओ यहाँ CH3CO है नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं, ना तो ये टॉलेंट टेस्ट देगा, ना तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हाँ, कीटोनिक ग्रुप की वजह से DNP टेस्ट देगा। वो कंपाउंड ये है। बोलो, बात समझ में आया? कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ टेस्ट हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट, बस याद कर लोगे ना तो तुमको आज की डेट पे क्वेश्चन लगा सकते हो। उस आइसोमर की पहचान कर सकते हो जिसके बारे में पूछना चाहता है। हाँ बोलो, बात समझ में आई? अब कोई कंपाउंड है, मान लो C3H6O2। जरा ध्यान से देखो, ये कंपाउंड में क्या फंक्शन हो सकता है बताइए। एल्कीन का फार्मूला है और 2 ऑक्सीजन है। एल्कीन का मतलब 1 पाई 2 ऑक्सीजन, तो 1 पाई 2 ऑक्सीजन से एसिड भी बन सकता है, एस्टर भी बन सकता है। मतलब इसमें एसिड भी है और एस्टर भी है। लेकिन वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस नहीं दे रहा है, CO2 नहीं निकल रही है, मतलब ये एसिड नहीं है, फिर ये एस्टर है। बोलो, तो ये पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का एसिड ही रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिएक्ट करता है और CO2 गैस निकलती है। देखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया तो इफरवेसेंस होगा, CO2 गैस निकलेगी। इफरवेसेंस, झाग, सनसनाहट की झाग निकलेगी। कोल्ड ड्रिंक से निकलती है, झाग निकलती है, वही इफरवेसेंस है। इफरवेसेंस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है और ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, फिनॉल नहीं देगा, ये भी याद रखना। फिनॉल ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, जबकि फिनॉल क्यों नहीं देगा? क्योंकि वीक एसिड है। फिनॉल वीक एसिड होने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस नहीं देता, इसलिए फिनॉल का अलग से टेस्ट किया जाता है, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। तो उसमें फेरिक क्लोराइड डालोगे तो वायलेट कलर आएगा। बात समझ में आया? तो ये अंतर है। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड सोडियम बाई में इफरवेसेंस नहीं दे रहा है, मतलब वो एसिड नहीं है, तो क्या बचा? एस्टर होगा। अच्छा, एस्टर में भी देखो 2 पॉसिबिलिटी है। एक एस्टर देखो ये बनेगा, इस कार्बन एक एस्टर तो ये बन गया, और एक एस्टर ये भी बनेगा, ये भी एस्टर है, तो 3 कार्बन का 2 एस्टर बन गया। अब ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है और हमको एक पर टिक मारना है,
तो ऐसे केस में एग्जामिनर क्या करेगा, एक लाइन और डाल देगा उसमें। क्या डालेगा कि वो टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट से इफरवेसेंस तो नहीं दे रहा है, लेकिन टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड होगा। ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, ये मतलब ये टॉलेंट टेस्ट दे रहा है और बाइक और इफरवेसेंस नहीं दे रहा है, मतलब कंपाउंड ये है। बोलो, बात समझ में आया? इसलिए कुछ टेस्ट कम से कम दिमाग में होने चाहिए। टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किसका है पता है? अल्कोहल का। हाँ, टर्सरी अल्कोहल रहेगा ना तो क्लाउडी अपीयरेंस तुरंत आएगा, इमीडिएट। सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो इफरवेसेंस तब क्लाउडी अपीयरेंस नहीं आएगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगा, गर्म करने पर आएगा। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टेस्ट हैं जो दिमाग में होने चाहिए, इसको याद रहेंगे तो क्वेश्चन तुम फटाफट लगा सकते हो। बाकी इसका डिटेल तो आगे आएगा, सब ल्यूकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सारे टेस्ट डिटेल में बताए जाएंगे आगे चल के। तो बोलो, तुम लोग हमने एक दिन लिखवाया था शुरू में, याद है? हाँ, उसी को बस याद कर लेना, हम क्वेश्चन बीच में डालते रहेंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम बीच बीच में डालते जाएंगे हम। वो टेस्ट याद है ना सबको? ल्यूकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, और उसके बाद क्या बताया आज? ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसका होगा? डबल बॉन्ड का, अनसैचुरेशन का। बोलो। और एसिडिक हाइड्रोजन को चेक करना, स्टेलिन का हाइड्रोजन चेक करना, तो सोडियम डाल दो, सोडियम डालो, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनको दिमाग में रखो, तो इसके आधार पे हम क्वेश्चन बना के पूछेंगे एग्जाम में, है ना? अच्छा, हम लोग अब सबको समेट लेते हैं। अब मेरे सामने कोई फार्मूला रख दे, आप पूछे टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बताइए, टोटल। तो जब हम टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करता है तो उसमें हम चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सब चेक करेंगे और गिन के बताएंगे कितने टोटल आइसोमर बनेंगे। स्ट्रक्चर हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ाया, हम बात स्ट्रक्चर की ना करेंगे, और जब हम टोटल पढ़ा लेंगे तो कहेंगे टोटल आइसोमर बताओ, तब उसमें स्टीरियो भी आ जाएगा सब। अभी हम स्टीरियो पढ़ाए नहीं, हम बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे केवल स्ट्रक्चर आइसोमर की। हाँ, कोई नोट लगाओ जरा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, हाउ मैनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C5H11Cl? हाउ मैनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर C5H11Cl। हाँ, बनाओ जरा।
प्रयास करो और जहाँ रुकावट आ रही बात करो। 13 सबने सोच लिया। अब हम सोच रहे हैं, मेरी सोच को अपनी सोच से मिलाओ और जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करो, ताकि हमारी तुम्हारी सोच एक हो जानी चाहिए। हम कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, तुम कैसे लगाते हो, वो डिफरेंस कहाँ है वो ख़त्म करो। पहले अपना दिमाग लगा लो, इसलिए हमने रुके हुए थे ताकि तुम अपना दिमाग लगा लो, सोच लो क्या करें कैसे नहीं करें, कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। हाँ देखो, हमसे स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहा है तो हम केवल स्ट्रक्चर के बारे में ही सोचेंगे, स्टीरियो की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया, जो पूछेगा वही ना जवाब देंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर की शुरुआत बताओ हम कैसे किए थे, चेन से, तो हम भी चेन से सोचना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चेन आइसोमर बनाने के लिए मेरे पास है कितने कार्बन, 5, तो 5 कार्बन कितनी चेन बन सकती है, पहले इस पर विचार कर लें। 5 कार्बन की तो एक चेन ये बनेगी 3, एक चेन ये बन जाएगी, दूसरी चेन ये बन जाएगी, तीसरी चेन ये बन जाएगी। बोलो बन गया, चेन आइसोमर हो गया। मतलब जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे ही सोचेंगे हम, और स्ट्रक्चर आइसोमर में सब सोचेंगे, सारे एंगल सोचेंगे हम, और गिन के जितना आएगा उतना बता देंगे, बात खत्म। ये है तरीका लगाने का। इस तरह क्वेश्चन लगाने से जानते हो क्या होगा, मेरा सब आइसोमर रिवाइज हो जाएगा, सब रिवाइज होगा। अभी हमने अलग अलग पढ़ा है, चेन अलग, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर। अब हम इस प्रॉब्लम के बहाने सबको समेट लेंगे। तो हमने शुरुआत चेन से किया, 5 कार्बन था मेरे पास, हमने 5 कार्बन की 3 चेन बना दी, और उसके बाद बन नहीं सकती चेन, 3 के अलावा बन सकती है, बोलो नहीं बन सकती। हाँ, अब हम चेन के बाद क्या पढ़ाए थे, पोजीशन, तो अब हम पोजीशन आइसोमर की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी गिनती स्टार्ट नहीं करेंगे, काउंटिंग तब स्टार्ट करेंगे जब मेरा स्ट्रक्चर फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तब। इस स्ट्रक्चर में फार्मूले में देखो क्लोरीन दिख रहा है, जबकि यहाँ कहीं क्लोरीन नहीं है। जहाँ क्लोरीन तुम लगाओगे ये स्ट्रक्चर इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर देगा, तुम्हारी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी काउंटिंग मत करना, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चेन बनाया तुमने, काउंटिंग नहीं करो, काउंटिंग अब करेंगे जब क्लोरीन लगाएंगे। जहाँ क्लोरीन लगाया काउंटिंग शुरू। कितने क्लोरीन लगाने हमको, हाँ एक ही क्लोरीन है तो एक ही ना लगाएंगे। तो बस क्या करेंगे, हर चेन में एक एक क्लोरीन लगाते जाएंगे, IUPAC नाम देते जाएंगे, जितने नाम उतने आइसोमर बनते जाएंगे। तो मान लो हमने एक क्लोरीन यहाँ लगाया, क्या नाम आया, 1 क्लोरो पेंटेन। अच्छा, इसको घिसका के यहाँ लगा दें तो नाम बदल गया। अच्छा, यहाँ लगाए तो नाम बदल गया। अच्छा, यहाँ लगाएं, नाम रिपीट हो गया, काट दो। यहाँ लगाएं, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोपेंटेन, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी ना, रिपीट हो गया। तो हमने हर जगह एक क्लोरीन लगाया, कितने नाम पाया, यानी इस पर्टिकुलर चेन के बन गए 3 आइसोमर। ये आइसोमर कौन है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शन, ये सब पोजीशन है, ये सब पोजीशन है तीनों। अच्छा, जो काम तुमने इस चेन में किया वही काम इस चेन में भी करो। हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन लगाते जाओ, IUPAC नाम देते जाओ। मान लो हमने यहाँ क्लोरीन लगाया तो नाम क्या आया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसको घिसका के यहाँ लगा दे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम बदल गया। अच्छा, इस क्लोरीन को उठा के यहाँ लगा दें तो हाँ वही नाम आएगा जो यहाँ आ चुका है, काट दो। अच्छा, यहाँ लगाएं, नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, नाम बदल गया। यहाँ लगाएं, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, नाम बदल गया। तो इस पर्टिकुलर चेन में हमने एक क्लोरीन हर जगह लगाया, कितने नाम पाया, 4। इसके बन गए 4 पोजीशन आइसोमर। ये चारों आपस में पोजीशन, ये तीनों आपस में पोजीशन, लेकिन ये आपस में चेन है। बोलो समझ में आया। अब वही काम इसमें भी करो, सेम। हर कार्बन पे एक क्लोरीन लगाते जाओ, IUPAC नाम देते जाओ, जितने नाम उतने आइसोमर। हाँ, नाम क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
अच्छा, इसको घिसका के यहाँ लगा दो, नाम रिपीट होगा। कहीं भी लगाओ नाम रिपीट होगा, बीच में लग नहीं सकता, तो एक ही नाम आएगा, एक ही आइसोमर बनेगा, इस पर्टिकुलर चेन का एक बनेगा बस। अच्छा बताओ, ये आपस में क्या? चेन आइसोमर। ये आपस में चेन आइसोमर, ये आपस में ये आपस में पोजीशन। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया। अब फंक्शन पर विचार किया जाए। और फंक्शनल आइसोमर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट के रहते फंक्शनल आइसोमर हो ही नहीं सकता, उसको किनारे करो। और जब फंक्शनल नहीं होगा तो टाटोमर भी नहीं होगा, क्योंकि टाटोमर के लिए क्या बताया था? विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, क्लोरीन खींचने की ताकत तो रखता है, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के साथ पाई बॉन्ड भी तो होना चाहिए, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्लोरीन टाटोमर शो। अच्छा, मेटामर पर विचार करो, मेटामर शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि मेटामर के लिए बाइवेलेंट चाहिए, वो ग्रुप बाइवेलेंट होना चाहिए, उसकी दो वैलेंसी होनी चाहिए, जबकि क्लोरीन की तो एक ही वैलेंसी है, तो मेटामर भी खत्म। अच्छा, अब क्या बचा? रिंग चेन। क्या बचा? उस पर जरा विचार करो। हाँ, रिंग चेन के लिए मॉलिक्यूल शुड बी अनसैचुरेट, उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, जबकि इसमें पाई बॉन्ड। फिर कहोगे कैसे पता पाई बॉन्ड नहीं है? हाँ, इसका ड्यू निकाल लो, ड्यू 0 आ जाएगा, या ड्यू भूल गया फॉर्मूला? ड्यू का निकालने का फॉर्मूला याद है कि भूल गया? फॉर्मूला था ड्यू निकालने का C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। हाँ, कितने कार्बन है? 5, तो यहाँ रखाएगा 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 11, तो यहाँ रखाएगा 11। हाइड्रोजन कितना है? 1, तो यहाँ रखाएगा 1। नाइट्रोजन नहीं है, 0। सॉल्व करो, क्या आ गया? 0। इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ये मॉलिक्यूल सैचुरेट है, और जब मॉलिक्यूल सैचुरेट है तो रिंग चेन आइसोमर मिल ही नहीं सकता, तो रिंग चेन के लिए मॉलिक्यूल शुड बी अनसैचुरेट। रिंग चेन भी खत्म। अब सब देख लिया हमने, हर एंगल से विचार कर लिया। अब गिने कितने आएंगे टोटल? 3, 4, 3, 7 और 1, 8। आंसर हो गया 8। अब ये जो 8 आइसोमर तुमने गिन के बताए, इसमें तुमको क्या क्या मिला? जवाब चेन मिला, पोजीशन मिला, बस चेन और पोजीशन, और कुछ नहीं इसमें। आया समझ में? बोलो। हाँ, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मैनी बेंजोनाइड आइसोमर C7H9N? मतलब बेंजोनाइड है तो बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन रहे, बनाओ। बोलो। 5 सोच लिया सबने? बेंजोनाइड बोले ना, बेंजोनाइड बोले ना, बेंजीन तो है ही नहीं, कैसे बनेगा? बेंजोनाइड मतलब बेंजीन। बेंजोनाइड मतलब बेंजीन, मतलब जब भी स्ट्रक्चर बनाओ तो बेंजीन को ध्यान में रख के बनाओ, और बस एक रिंग बना दिया और काउंटिंग शुरू कर दी। अरे बेंजीन का मतलब पूरा 3 पाई दिखाना होगा ना,
बिना बेंजीन के स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। बेंजोनाइड मतलब बेंजीन, साफ साफ बोल रहा है, बेंजोनाइड मतलब बेंजीन, ये है बेंजीन। अब केवल रिंग खींच दिया, बेंजीन बन गया। चलो, हाँ मेरे पास है कितने कार्बन? 7। कितने कार्बन खप गए? 6। एक कार्बन एक्स्ट्रा लग गया। हाँ अब देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितने? 9 और नाइट्रोजन कितना? 1। तो चूंकि नाइट्रोजन है तो उसकी 3 वैलेंसी होगी, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दो। चलो 3 वैलेंसी हो गई। हाँ अब कार्बन की 3 वैलेंसी होगी ना, एक ज़्यादा हो गया। हाँ अब हो गया 3 वैलेंसी। हाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। 1 2 3 और 1 4 हो गया 4। अच्छा यहाँ पर कितने लगेंगे हाइड्रोजन? 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1। अब तुमने रिंग बीच में बनाया ही नहीं तो तुमको हाइड्रोजन लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर जो बनाओ सही बनाओ ना। अब देखो यहाँ तुमने पाई दिखाया तो अब हाइड्रोजन 1 लगेगा, यदि पाई नहीं दिखाएंगे तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, और 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो बैलेंस ही नहीं होगा वहाँ पर। अब देखो 9 हो गया, देखो 2 हाइड्रोजन, ये 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 हाइड्रोजन आ गए, 1 नाइट्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। अब क्या करो, इस NH2 ग्रुप को यहाँ से उठा के अर्थो पे ले आओ, अर्थो पर। फिर उसके बाद मेटा पे ले आओ, देखो आइसोमर बनता जा रहा है। फिर इसको पैरा पे ले आओ, इसी को पैरा पर, पैरा पर, ये अर्थो, ये मेटा, पैरा। बताइए आपस में क्या? हाँ ये आपस में पोजीशन है। अच्छा जब प्राइमरी अमाइन है तो सेकेंडरी अमाइन भी होगा। हाँ तो सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको बीच में लगा दो, यहाँ बीच में। हाँ ये देखो सेकेंडरी अमाइन बन गया। बोलो क्लियर? हाँ टर्सरी अमाइन बन नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास एक ही कार्बन एक्स्ट्रा है और रिंग के साथ एक कार्बन एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 ही ग्रुप है तुम्हारे पास, और टर्सरी के लिए तो 3 कार्बन चाहिए, तो टर्सरी अमाइन नहीं बन सकता। हाँ टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5। इस 5 में तुमने कौन कौन से आइसोमर पाए? ये आपस में, अच्छा पोजीशन, ये आपस में, हाँ फंक्शनल, ये भी आपस में फंक्शनल। अच्छा ये आपस में, बोलो पोजीशन नहीं बोलेंगे इसको हम, पोजीशन देखो रिंग के अंदर होता है, रिंग के अंदर अर्थो मेटा पैरा पोजीशन है, ये साइड चेन पे लग गया, ये चेन आइसोमर का पार्ट हो जाएगा क्योंकि साइड चेन पे लग गया ग्रुप। पोजीशन आइसोमर रिंग पर होती है, अर्थो मेटा पैरा, तो ये तो पोजीशन हो गया। अब ये चेन हो गया और ये हो गया फंक्शनल, फंक्शनल ये भी हो गया, ये भी फंक्शनल है दोनों आपस। ये सेकेंडरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल आइसोमर। बोलो बात समझ में आया? मेटामर, हाँ मेटामर का मतलब जैसे ये फिक्स है तो उससे डिफरेंट एल्काइल होने चाहिए। हाँ तो इसमें तो 2 एल्काइल डिफरेंट दिख रहे हैं, इधर कहाँ एल्काइल है? यहाँ पर तो एल्काइल है ही नहीं। हाँ बाइवेलेंट होना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन होगा तब। ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो जब मेटामर जो होंगे वो भी सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। ये तो प्राइमरी है, मेटामर नहीं है, तो बचा क्या? चेन आइसोमर बचा। बोलो बात समझ में आया? अब हम कुछ स्ट्रक्चर बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, बताओ ये आपस में कौन सा आइसोमर शो करेगा? देखो ये आपस में कौन सा आइसोमर है? हाँ पहले उतार लो, फिर एक साथ जवाब देना। पहले उतार लो।
बताना ये आपस में कौन से आइसोमर है। टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें। बताना ये आपस में कौन से आइसोमर हैं। हो गया, चलो मिलाया जाए। हाँ बताओ 1 के बारे में क्या है। हाँ पोजीशन, सही बताया, ये पोजीशन आइसोमर है। चलो 2 के बारे में बोलो। ये पोजीशन भी है और मेटामर भी है। पोजीशन भी है, मेटामर भी है। यहाँ कीटोनिक ग्रुप जो लगा है 1 2 3 पर लगा है और यहाँ कीटोनिक ग्रुप 2 पर लगा है। नहीं, फंक्शनल आइसोमर का मतलब कीटोन के साथ एल्डिहाइड होना चाहिए। यदि कीटोन के साथ एल्डिहाइड है तो फंक्शनल आइसोमर होगा, जबकि दोनों कीटोन हैं। ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, जबकि फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, जबकि यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, क्योंकि कीटोन की पोजीशन यहाँ 2 पर है, कीटोन की पोजीशन 3 पर है। लेकिन मेटामर क्यों बोल रहे हैं? इस फिक्स ग्रुप से यहाँ अल्काइल कितने लगे? 2 2, और यहाँ देखो 3 1, 2:2 3:1, डिफरेंट अल्काइल, फिक्स बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये मेटामर भी हुआ, बताए थे हम। मेटामर कीटोन में, सेकेंडरी अमाइन में मिलेगा, कहा था हमने। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। हाँ पोजीशन है, क्वेश्चन नंबर 3 पोजीशन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बोलो। हाँ चेन आइसोमर है, ये चेन है, ये चेन है। अच्छा रुको आराम से, 5वां बताओ, बोलो। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, कोई आइसोमर नहीं है, आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों की नेमिंग करो एक ही नाम आएगा। या आइडेंटिकल बोलो चाहे होमोमर बोलो, लेकिन आइसोमर नहीं है। आइडेंटिकल या होमोमर, होमोमर मतलब आइडेंटिकल, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा 6 बताओ। हाँ फंक्शनल, इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है। हाँ ये फंक्शनल आइसोमर। 7 बताओ। हाँ फंक्शनल, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, तो 7वां हुआ फंक्शनल। बोलो। नहीं नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। अब पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? फंक्शनल फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मतलब कीटोन दोनों में रहेगा तो तब पोजीशन बदलेगी। पोजीशन आइसोमर ये है, देखो पोजीशन
6 चेन नहीं हो सकता। ये 6 वाला ना, हाँ देखो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें ईथर ग्रुप है, ठीक है। हाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। सातवें में मेटामर नहीं होगा। मेटामर, मेटा का मर का मतलब क्या है? कीटोन फिक्स होना चाहिए। जैसे कोई कीटोन फिक्स हो गया, अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? इधर है 2 कार्बन, इधर कार्बन ही नहीं है, जबकि बाइवलेंट से डिफरेंट अल्काइल लगे होने चाहिए, तो इधर अल्काइल है, इधर अल्काइल ही नहीं है, तो मेटामर कैसे हुआ? फिक्स ग्रुप से डिफरेंट अल्काइल लगे होने चाहिए, मतलब यहाँ दोनों अल्काइल होना चाहिए। यदि यहाँ H लग गया तो अल्काइल लग ही नहीं सकता, तो मेटामर कहाँ से होगा? बोलो, समझ में आ रहा है? मतलब इस क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, डिफिनीशन हमारी पक्का हो रहा है और मेटामर को हम रियल में पहचान पा रहे हैं कि मेटामर चेन में। इसलिए क्वेश्चन लगाने से ही थ्योरी पक्का होगा, केवल थ्योरी रटने से, डिफिनीशन याद करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लगाना है, लगा लगा के उसको अप्लाई करके देखना है, और जो नई बात फिट हो रही है मेरे पास लाओ कि हम तो ये सोच रहे हैं, हाथ आंसर कुछ और है। तो देखो स्ट्रक्चर हो गया है, अब हमको स्टार्ट करना है स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरे में टाटोमर। हाँ सुनो, टाटोमर के लिए क्या है? कीटो के साथ इनॉल चाहिए। कीटो है, इनॉल कहाँ है? क्लियर हुआ? टाटोमर में कीटो के साथ इनॉल चाहिए। इनॉल भी दिखेगा सामने ना, तब ना बोलेंगे टाटोमर। जैसे ये देखो टाटोमर है, यदि ये ऐसा दिया होता, ये है टाटोमर, ये आपस में क्या है? टाटोमर है, कीटो के साथ इनॉल। तो फंक्शनल आइसोमर कीटो टाटोमर का ही तो टाइप है ना। समझ में आया? इसकी एक शीट हम दे देंगे तुम लोग को, बाकी अपने आप से भी लगा के चेक कर लो। स्ट्रक्चर आइसोमर को चेक कर लो बस, बाकी स्टीरियो नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे तब लगाना।